न्यायालय ने इस पर तत्काल संज्ञान लेते हुए मेरी गिरफ्तारी पे रोक लगाया। तो मैं काफी भयभीत हुआ इस बात से कि एक तो गंभीर अपराध आप लगाकर मुझे समाज में मेरी जो प्रतिष्ठा है, पार्टी में जो मेरी प्रतिष्ठा है, थाना प्रभारी जी अपना दल बल भेजकर यह कहते हुए थाने हमारे सभी साथियों को बुलाकर ले गए कि आप लोगों ने कलेक्ट्रेट का गेट तोड़ दिया है। थाना प्रभारी जी अपना दल बल भेजकर यह कहते हुए थाने हमारे सभी साथियों को बुलाकर ले गए कि आप लोगों ने कलेक्ट्रेट का गेट तोड़ दिया है। इसके पहले क्राइम में रहा हूं और इनकाउंटर स्पेशलिस्ट रहा हूं, इतने सारे अपराधों में तुमको फंसाकर कहीं भी ठोक डालेंगे तुमको। मेरी तो हिम्मत नहीं है कि किसी पुलिस प्रशासनिक अधिकारी के पास जाकर कोई ज्ञापन दूं, क्योंकि बात बात पे ही थाना प्रभारी जी ये भी कहते थे। सामाजिक कार्यकर्ता संजीत विश्वकर्मा जो कि रिसाली क्षेत्र के निवासी है, आज इनके द्वारा एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया जिसमें इनके द्वारा पुलिस प्रशासन विशेष रूप से जो तपेश्वर नेताम है तत्कालीन थाना प्रभारी दुर्ग के, उनके ऊपर आरोप लगाए गए। किस तरह के आरोप है, पूरी घटनाक्रम क्या है, आइए हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं संजीत जी से। जी संजीत जी बताएंगे क्या मामला आज आपके द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई है। इसमें पुलिस प्रशासन के, हालांकि पुलिस के एक टीआईपी थानेदार पे आपके द्वारा काफ़ी आरोप लगाए, जी बताएंगे। देखिए, ये पूरा मामला 4 नवंबर का है। 4 नवंबर को हम लोगों ने बढ़े हुए बिजली दर को लेकर शासन के खिलाफ हमने एक घेराव किया था। माननीय कलेक्टर महोदय को हमने ज्ञापन दिया। उस दिन ज्ञापन देने के बाद जब हम धरना स्थल पर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के सामने वापस पहुंचे, तब थाना प्रभारी तपेश्वर सिंह नेताम जी ने अपने दल बल को भेजा और दल बल भेजकर मुझे तथा मेरे सभी साथी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्तागण को थाने ले जाकर बैठाए और पूछे जाने पर कि क्यों बुलाए, तो वो कहते थे कि कलेक्टर का गेट आप लोगों ने तोड़ दिया है इसलिए आपको बुलाया गया थाने में। लेकिन लगातार 8 घंटे उन्होंने बैठा कर रखा। 8 घंटे बाद भी लगातार हमारे साथियों से कई बार पूछे जाने पर अंत में उन्होंने बताया कि संजीत विश्वकर्मा के ऊपर में एक ज़मीन का मामला है जिसको लेकर हमने इनके ऊपर गंभीर मामले में अपराध दर्ज किया है और इनके ऊपर कार्रवाई होनी है, इसलिए हमने इनको थाने बुलाया। तो मेरे द्वारा उनसे बार बार अनुरोध किया गया, निवेदन किया गया कि सर क्या मामला है, पहले ये तो बताएं आप। भाई जमीन का कारोबार करते हैं तो इसमें कहीं कोई गलत तो है नहीं। लेकिन उन्होंने कहा कि आपने एक ज़मीन सन 2012 में खरीदी थी जिसे फर्जी तरीके से खरीदा है। भाई मैंने ज़मीन के उस खरीदी बिक्री को लेकर माननीय जिला न्यायालय में सन 2012 में ही केस दायर किया था। उस मामले को मैंने न्यायालय में पेश किया था। उस मामले के आधार पर सन 2019 में जिला न्यायालय ने मेरे पक्ष में फैसला सुनाते हुए जो अग्रिम राशि मैंने जमीन मालिक को दिया था 7 लाख रुपए, उसे वापस करने का जिला न्यायालय ने निर्णय दिया। लेकिन उसके बाद भी जो जमीन मालिक था लालचवश या फिर किसी के बहकावे में आकर या फिर किसी के सय की वजह से उसने मेरा पैसा वापस नहीं किया। फिर मैं माननीय हाई कोर्ट बिलासपुर गया कि इस मामले में ना तो जमीन मालिक मेरे पैसे वापस कर रहा है, ना ही मुझे जमीन दे रहा है। माननीय उच्च न्यायालय ने 8/10/2025 को मेरे पक्ष में डिक्री पारित की, मेरे पक्ष में उन्होंने निर्णय जारी किया। उस निर्णय के बारे में भी मैंने थाना प्रभारी जी को बताया कि सर ये मामला लगभग 13 सालों से न्यायालय में चला है और मेरे पक्ष में जिला न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय की ओर से फैसला आया है। उसके बाद मेरे पक्ष में रजिस्ट्री के आदेश हुए हैं। इन सारे मामलों में जांच हो चुकी है। लेकिन जिस मामले में आप मुझे फर्जी दस्तावेजों के आधार पर आप लेन देन होना बताते हैं, इसकी जांच न्यायालय ने पहले ही कर ली है। उसको उन्होंने मानने से सिरे से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा मैं नहीं मानता ये सारी चीज़ें। क्योंकि मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, जैसे कि आपके पक्ष में माननीय उच्च न्यायालय ने जो निर्णय पारित किया है, तो उसमें आपको क्या लगता है कि क्या कारण है कि इसमें थानेदार द्वारा विशेष रूप से दिलचस्पी दिखाई जा रही है और आपको फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। दूसरा प्रश्न है यहाँ पे ये भी आता है कि वो जो जमीन आपके द्वारा जिसका आपने बयाना लिया था, बयाना आपने दिया था, तो वो जमीन कहीं ना कहीं विवादित है, या आपने जिसको बयाना दिया था वो जो जमीन का मालिक है उसके द्वारा पूर्व में भी जमीन की खरीदी बिक्री की गई थी, क्या मामला है? देखिए, ये पूरा मामला निश्चित ही आपने सही प्रश्न किया है। थाना प्रभारी जी इसमें व्यक्तिगत रूप से इंटरेस्टेड नज़र आ रहे थे। व्यक्तिगत रूप से उनका ज़्यादा ही इंटरेस्ट इसमें नज़र आ रहा था कि ज़मीन मालिक को वो फ़ायदा पहुँचाएं। लेकिन ऐसे ही कोई एक वर्दीधारी, कोई एक जिम्मेदार पद पर नियुक्त कर्मचारी जो है, शासन का कर्मचारी है जो है, किसी के ऊपर ऐसे आरोप नहीं लगाता। उन्होंने जरूर मोटी लेन देन की है इसके पीछे। उन्होंने बिना लेन देन किए अगर ऐसा कृत्य किया होता तो कम से कम जो एफआईआर दर्ज करने की बात वो कह रहे थे मुझे बुलाते थाने में, मुझसे पूछताछ करते, मैं भी उनकी पूछताछ में पूरी सहयोग करता। लेकिन जो रवैया था, उनके बात करने का जो तरीका था, उन्होंने बार बार कहा कि मैं नहीं मानता
क्या हुआ है जिला न्यायालय में, मैं नहीं मानता कि क्या हुआ है उच्च न्यायालय में। तो उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय के आदेशों का एक प्रकार से थानेदार द्वारा उल्लंघन किया जा रहा था, ये आपका कहना है? जी बिल्कुल। उनका उस नियम को मानने से, जो उनके आदेश है उसको मानने से इनकार किया जा रहा था। तो अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि चूंकि जैसे कि आपने बताया कि वह जिला न्यायालय और उच्च न्यायालय के निर्णय को मानने से वो इनकार करते हैं, तो इसमें थानेदार की कहीं ना कहीं बाध्यता देखने को मिल रही है। उसमें उन पर किसी तरह का प्रशासनिक दबाव है कि किसी जनप्रतिनिधि का दबाव है? ये बिल्कुल हो सकता है, इसमें कहीं कोई शंका नहीं है, लेकिन बीच बीच में एक दो बार उन्होंने एसपी साहब का भी नाम लिया कि एसपी साहब का आदेश है इसमें, लेकिन मैं इस बात को चूंकि मैं पुष्टि नहीं कर सकता क्योंकि हमारे साथ में एसपी साहब से मुलाकात नहीं हुई और ना बात हुई इस विषय पे। तो उन्होंने एसपी साहब का नाम लिया, लेकिन जिस तरह से थाने प्रभारी जी का इंटरेस्ट था इस मामले में, निश्चित ही प्रशासनिक और इनको राजनीतिक कहीं ना कहीं से दबाव रहा होगा, या तो फिर पैसे की लालच में इन्होंने जमीन मालिक को फायदा पहुंचाने की नीयत से मेरे ऊपर फर्जी अपराध पंजीबद्ध करके मेरी जो सामाजिक छवि है उसको हानि पहुंचाने की नीयत से, मुझे बदनाम करने की नीयत से, राजनीतिक लाभ दूसरे दलों को पहुंचाने की नीयत से ये कृत्य करने की उन्होंने कोशिश की, जिसे न्यायालय ने तत्काल संज्ञान में भी लिया और उस पर रोक लगाई कि इस विषय में जांच हो। न्यायालय ने नोटिस जारी किया थाना प्रभारी को भी, और जो संबंधित व्यक्ति जिसने आवेदन दिया, जिस आवेदन फर्जी आवेदन के आधार पर मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की बात कही जा रही है, उस पर उनको आदेश किया है कि वो लोग जांच में वहाँ पे शामिल होंगे, उपस्थित होंगे। क्या लगता है आपको इसमें इसका इस पूरे मुद्दे को लेकर के, चूंकि जिस तरह से आपने बताया तो पूरी प्रक्रिया कहीं ना कहीं साफ नजर आ रही है, सब जो आदेश आपके पक्ष में पारित हो चुका है, लेकिन इस तरह से आपको उलझाना, और अभी बीच में आपने कहा था कि इनकाउंटर की भी बात उनके द्वारा ऐसा कुछ कही गई थी? जी, एनकाउंटर की बात उन्होंने नहीं कही। उन्होंने बताया मुझे कि तुम्हें इतने सारे अपराधों में फंसा देंगे कि तुम्हारा बचना मुश्किल होगा, और तुमको पता होना चाहिए कि मैं क्राइम ब्रांच में रहा हूँ और इनकाउंटर स्पेशलिस्ट रहा हूँ, तो कब तुम्हारे साथ क्या हो जाएगा तुम इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। उन्होंने ये बात कही थी। आप शासन प्रशासन से अब क्या अपेक्षा रखते हैं अपने पक्ष में? मैं बिल्कुल माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय, माननीय आईजी महोदय से मैं अनुरोध करूंगा कि ऐसे वर्दीधारी जो वर्दी की आड़ में जमीन दलाली का काम कर रहे हैं, वसूली एजेंट का काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों के ऊपर में जांच कर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, जिसके लिए आवेदन भी मैंने बाई डाक आप लोगों के पास भेजा है। आप लोगों के पास पहुंचते ही इन सारे मामलों में संज्ञान लेकर इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। ये थे हमारे साथ संजीत विश्वकर्मा जी, चूँकि इनके द्वारा पूरी जानकारी दी गई कि किस तरह से एक ज़मीन के मामले में इन्हें उलझाया जा रहा है। एक थानेदार की बात तत्कालीन थानेदार की भी बात सामने आ रही है। हालांकि इनके पक्ष में माननीय न्यायालय में इनके पक्ष में डिग्री भी पारित कर दी, समस्त दस्तावेज इनके पास है, लेकिन अगर किसी के प्रशासनिक दबाव कहें या किसी बड़े जनप्रतिनिधि का दबाव करें, इन्हें मानसिक रूप से लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। जिस तरह से थानेदार का ये कहना है कि मैं पूर्व में इनकाउंटर स्पेशलिस्ट रह चुके हैं, तो इस वजह से संजीत चक्रवर्ती और उनके परिवार में कहीं ना संदीप विश्वकर्मा और उनके परिवार में कहीं ना कहीं बहस की स्थिति देखने को मिल रही है। तो इस मामले में शासन प्रशासन क्या कार्रवाई करता है, संजीत विश्वकर्मा को आगे क्या न्याय मिलता है, देखने वाली बात होगी। भरोसा 24 न्यूज़ के लिए अतुल शर्मा के साथ संजय दुबे।